नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सार्क की बात हो रही है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका इंट्रोडक्शन, इसके मेंबर्स, इसका एरिया ऑफ कोऑपरेशन, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल ऑर्गन्स, अचीवमेंट्स और स्पेशलाइज्ड बॉडी, ये सब हम देख चुके हैं। क्या देखना बाकी है? तो वाई इंडिया नीड्स अ स्ट्रॉन्ग सार्क। पाकिस्तान और इंडिया का क्या मसला चल रहा है ये सार्क में, इंडिया क्या एफर्ट्स कर रहा है, कैसे वो सार्क में अपनी पार्टनरशिप को और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, कैसे वो पाकिस्तान को थोड़ा सा साइडलाइन करके अपने आप को थोड़ा इंपॉर्टेंट करने की कोशिश कर रहा है, और क्या सार्क की कोई अब वायबिलिटी रह गई है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो जहाँ पे मैंने आपको सार्क के बेसिक्स बताए थे, स्टैटिक बेसिक्स थे, उसको ज़रूर देख लीजिए। क्योंकि सार्क वैसे तो अब उतनी इंपॉर्टेंट बॉडी नहीं रह गई है, लेकिन कभी ना कभी न्यूज़ में आती रहती है। ठीक है, जब भी सार्क का कोई समिट शेड्यूल था एडवांस में, वो नहीं हो पाया, इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज चल रहे हैं, तो उसको लेके सार्क अक्सर का न्यूज़ में आता रहता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले एक क्वेश्चन को देखेंगे कि वाई इंडिया नीड्स अ स्ट्रॉन्ग सार्क। सार्क एक रीजनल फॉर्मर है, नो डाउट बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और इस पोटेंशियल को अगर मीट करना है तो ओवरऑल रीजनल कोऑपरेशन के साथ साथ स्ट्रॉन्ग बायलैटरल लिंकेज होने चाहिए। कहीं ना कहीं कंट्री टू कंट्री पार्टनरशिप अगर अच्छी होंगी तो ओवरऑल आपका जो सार्क रीजन है वो प्रॉस्पर करेगा, डेवलप करेगा, इसके ट्रेड और इकोनॉमिक लिंकेजेस स्ट्रांग होंगे। लेकिन अगर कोई भी दो ऐसी कंट्रीज है जिनकी आपस में मनमुटाव हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और यही हुआ है सार्क में। इंडिया और पाकिस्तान दो ऐसी कंट्रीज है जिनका मनमुटाव हो रखा है, जिसके चलते पूरा का पूरा जो सार्क है वो बेकार हो रखा है। अगर आप बात करो इंडिया के लिए सार्क इंपॉर्टेंट क्यों है? इंडिया के लिए सार्क इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर आप जोग्राफिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस की बात करिए इस 8 मेंबर कंट्रीज के मेंबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो सबसे खास बात दोस्तों ये है कि केवल एक ही ऐसी सार्क कंट्री है जो बाकी सारे सार्क कंट्रीज के साथ बॉर्डर बनाती है, और वो है इंडिया। ठीक है ना भाई। एक मालदीव्स और अफगानिस्तान को छोड़ दो, ऑब्वियस सी बात है अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, बट हमारे उस इलाके को पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, नहीं तो हमारा अफगानिस्तान के साथ लैंड बॉर्डर लग रहा था। और अगर अफगानिस्तान के साथ हमारा लैंड बॉर्डर लग जाता ना तो मजा आ जाता। ठीक है ना, ओवरऑल हम स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा एडवांटेज पा जाते हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान वाला इलाका पाकिस्तान की तरफ चला गया, तो अफगानिस्तान के साथ हमारा लैंड बॉर्डर नहीं लग पाया। तो वैसे टेक्निकली देखा जाए, जो ऑफिशियल स्टैंड है उस हिसाब से तो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है इंडिया का, बट ऑन ग्राउंड नहीं लगता। रही बात मालदीव्स की, तो मालदीव्स भाई पूरा का पूरा ओशन के बीच में है, तो इसके साथ तो आप बॉर्डर कैसे ही लगवाओगे, समझ गए बात को। तो ओवरऑल सार्क के इस रीजन की अगर बात करो, इन 8 कंट्रियों की बात करो, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन निकल के आती है? सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे निकल के आती है इंडिया। और इंडिया सारे के सारे सार्क नेशंस के बीच में पिवट की तरह काम कर सकती है, मीनिंगफुल कोऑपरेशन को आगे लेके जा सकती है, म्यूचुअल ट्रस्ट और विलिंगनेस को जनरेट कर सकती है, बायलैटरल डिफरेंसेस को हटा सकती है। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के खुद पाकिस्तान के साथ रिश्ते इतने ज्यादा खराब चल रहे हैं कि ओवरऑल सार्क की वायबिलिटी खतरे में आ गई है। ठीक है भाई। तो भाई ज्योग्राफिकल रियलिटी के चलते तो इंडिया स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक लिंकेजेस को एस्टैब्लिश कर सकती थी सार्क के बीच में, बट एक्चुअली में अभी वो हो नहीं पा रहा है। फिर आगे बात करते हैं, अगर इंडिया का ट्रेड देखा जाए सार्क कंट्रीज के साथ, तो भैया इंडिया की $15 बिलियन की ट्रेड सरप्लस है व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग विद सार्क कंट्रीज। देखिए इंडिया ने बहुत सारे एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं, देखिए सार्क ने बहुत सारे एग्रीमेंट एक्चुअली में साइन कर रखे हैं। साफ्टा की बात बताई थी मैंने, सैटिस जो सर्विसेज वाला ट्रेड एग्रीमेंट था उसकी बात बताई थी मैंने आपको, साफ्टा के बारे में बात बताई थी, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो अब ये सही है कि जो एग्रीमेंट्स है ना वो सारे पार्टनर्स के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन इंडिया को ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि इंडिया का जो एरिया है इस पूरे रीजन में, इंडिया की जो इकोनॉमिक क्लाउड है इस पूरे रीजन में वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। इसलिए कहीं ना कहीं सार्क का सबसे ज्यादा फायदा इंडिया को जा रहा था। इंडिया का $15 बिलियन का ट्रेड सरप्लस था ओवरऑल सार्क का इंडिया के साथ। सार्क की बाकी कंट्रीज का इंडिया के साथ कितने का ओवरऑल आप कह सकते हो कि ट्रेड रिलेशन है $17.5 बिलियन का, जिसमें इंडिया आप कह सकते हो कि $2.5 बिलियन इंपोर्ट करता है, सॉरी $17.5 बिलियन इंडिया एक्सपोर्ट करता है और $2.5 बिलियन इंपोर्ट करता है। तो ट्रेड सरप्लस कितने का आ रहा है? $15 बिलियन का। तो इंडिया का बाकी सार्क कंट्रीज के साथ कितने का ट्रेड हुआ? $20 बिलियन का। तो इंडिया और बाकी सार्क कंट्रीज, अगर इंडिया को एक खेमे में रखिए, बाकी सार्क कंट्रीज को दूसरे खेमे में, टोटल $20 बिलियन का ट्रेड, जिसमें इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है $17.5 बिलियन, इंपोर्ट कर रहा है $2.5 बिलियन, तो $15 बिलियन का ट्रेड सरप्लस, ये बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं सार्क कंट्रीज के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं तो हम अच्छी वैल्यू चेन्स को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर के आप एग्जांपल्स उठा के देख लीजिए, जो रीजनल ट्रेड ग्रुप्स है ना वो बहुत पोटेंट होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये सार्क नाम का रीजनल ट्रेड ग्रुप उतना नहीं चल पा रहा है। बट ऐसा नहीं है कि सार्क अपनी इंपॉर्टेंस पूरी तरीके से लूज कर चुका है। अगर आप पाकिस्तान
नाम की कंट्री को सार्क से हटा दो तो इंडिया को अभी भी बहुत से फायदे हैं। कैसे? चाहे इंडिया के साउथ में आप मालदीव में चले जाइए, चाहे नॉर्थ में भूटान तक चले जाइए, सारी की सारी सार्क कंट्रीज ये चाहती हैं कि इंडिया की कंपनीज उनके देश में आके इन्वेस्टमेंट करें, उनके देश में अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके जाएं, उनके देश में जाके पावर प्लांट्स लगाएं। आप देखिए भूटान में, आप देखिए बांग्लादेश में, आप देखिए म्यांमार में बहुत सारे पावर प्लांट्स को सेटअप कर रहा है इंडिया, जिसके थ्रू इंडिया खुद पावर खरीदता है। हमारी तरफ जनरेट होने वाली पावर इन कंट्रीज में ट्रांसफर की जाती है, जिसके चलते इलेक्ट्रिसिटी रेट्स स्टेबलाइज होते हैं। इन कंट्रीज को और इंडिया को भी पावर की जरूरत है, तो वो पावर इलेक्ट्रिसिटी इनको मिल पाती ताकि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और ओवरऑल अपनी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी को बढ़ा सके। तो भैया बहुत पोटेंशियल है। और अगर रिसेंट स्टैटिस्टिक्स के बाद हिसाब से देखा जाए तो 55% ऑफ द इंट्रा रीजनल ट्रेड जो हो सकता है साउथ एशिया में, वो अनटैप नहीं हो पा रहा है सार्क में। सार्क ओवरऑल फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाया है और आगे आने वाले समय में लग नहीं रहा पहुंच पाएगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के इशू को लेकर। पाकिस्तान की क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान बिल्कुल दुश्मन उनके सामने बैठे हैं। रीजन बिंग, पाकिस्तान का जो ओवरऑल एग्जिस्टेंस है वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट पे चलता है। भारत को हम गिरा देंगे, भारत को हम मार देंगे, भारत हमारे यहाँ आतंकवाद फैला रहा है, भारत मुस्लिम धर्म को मिटा देना चाहता है। इस तरीके की जो ख्यालात हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। तो भैया सार्क की फंक्शनिंग और ग्रोथ को रोकने में इंडिया पाकिस्तान की जो दोस्ती है ये बड़ी प्रॉब्लम दे रही है। इंडिया और पाकिस्तान दो सबसे बड़े मेंबर हैं आपके सार्क के। 80% ऑफ द लैंड एरिया ये दो कंट्रीज कंट्रोल करती हैं सार्क का। 85% पॉपुलेशन है इनके यहाँ और 90% ऑफ द जीडीपी। और जैसा कि मैंने बताया, पाकिस्तान इतनी ज़्यादा ही अच्छी दोस्ती है इंडिया पाकिस्तान के बीच में कि जो पूरा का पूरा पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे उनकी गवर्नमेंट हो, चाहे उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी हो आईएसआई, चाहे उनकी आर्मी हो, वो इस प्रकार की स्टेट और इस प्रकार की सोसाइटी को डेवलप कर रहे हैं ना, जहाँ पे पॉलिटिकल इस्लाम, जिहादी तंजीम सिखाना, टेररिस्ट को पनपाना और ऑलरेडी इंडिया के साथ रिश्तों को खराब करना। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। देयर इज़ वन फ्रेंड ऑफ माइन, आप कह सकते हो फैमिली मेम्बर, वो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। होता है ना कि पैंडेमिक समय पे बहुत जगहों की ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। तो उन ऑनलाइन क्लासेस में उनके सामने फॉरेन के रैंडम बच्चे आते हैं। एक पाकिस्तान का बच्चा उस बंदे के सामने पढ़ने आया। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मेरे फैमिली मेम्बर ने उस बंदे से पूछा कि भाई आपका एम क्या है, वो अच्छे खासी पढ़े लिखी फैमिली का पर्सन था। उसने बोला कि मैं बड़ा होकर आर्मी ज्वाइन करूंगा और मैं इंडिया के सोल्जर्स को गोली मारूंगा। ये सिखाया जाता है वहाँ पे। एटलीस्ट हमारी इंडियन आर्मी में ये तो नहीं सिखाया जाता कि बड़े होकर पाकिस्तान के सोल्जर्स को गोली मारेंगे। तो इस प्रकार की वो अपनी सोसाइटी को डेवलप कर रहे हैं, इस प्रकार से वो रेडिकलाइज कर रहे हैं अपने यूथ को इंडिया के अगेंस्ट। समझ के बात को। उसके बाद पाकिस्तान का जो इंस्टीट्यूशन सेक्टर है वो भी कमजोर है, वीक इंस्टीट्यूशन सेक्टर है। उनकी पॉलिटिक्स में रिलीजन बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो ब्लास्फेमी लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं कि कोई हल्का सा भी इस्लाम धर्म के काउंटर कुछ बोल दे तो उसको गोलियों से उड़ा दिया जाता है वहाँ पे। पॉलिटिक्स में रिलीजन बहुत डोमिनेट करता है। नेशनलिज्म के नाम पे वो दकियानुसी ख्यालात को प्रमोट करते हैं, सेक्टेरियन वायलेंस को प्रमोट करते हैं। आप देख लीजिए, माइनॉरिटीज़ का जीना मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में हिंदू और सिख माइनॉरिटीज़ ना के बराबर बची हैं, वो जीने ही नहीं देते हैं अपनी माइनॉरिटीज़ को। और उनकी आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक प्रोटेस्ट जो प्रॉस्पेक्ट हैं वो भी बहुत कमज़ोर हैं। इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स कमज़ोर इसलिए हैं, अपनी इकोनॉमी पे ध्यान नहीं दिया। उनका 1 पॉइंट एजेंडा एंटी इंडिया है, तो इकोनॉमी पे कहाँ ही आप ध्यान दोगे? आप तो टेररिस्ट नेटवर्क को हार्बर कर रहे हो। चाइना से आप लोन पे लोन लिए चले जा रहे हो, तो ओवरऑल इकोनॉमी उनकी धत्ते में है। और कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट है, इसने डिसाइड कर लिया कि भाई वो चाइना की तरफ जाएंगे। तो चाइना का ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसको आप बोलते हो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो कि जी जिनपिंग का सपना है, उसका एक छोटा सा पार्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो ग्वादर पोर्ट है आपका अरेबियन सी में, उसको जोड़ता है टू द काराकोरम माउंटेन्स टू जिनजियांग। तो भाई इस चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर में पाकिस्तान पूरी तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है और बर्बाद हो रहा है। इन्वेस्ट क्या कर रहा है? ये चाइनीज कंपनी कोई दूध की धुलाई तो है नहीं, चाइनीज सरकार दूध की धुलाई तो है नहीं। तो चाइना ने बोला कि ठीक है भाई, सीपीईसी डेवलप करेंगे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप करेंगे। तो होगा ये कि जो पाकिस्तान की सरकार है वो चाइना से लोन देगी और वो चाइना के लोन से आए हुए पैसे को पाकिस्तान की सरकार किसे पे करेगी? चाइना की कंपनियों को पे करेगी और वो चाइना की कंपनी पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन करेगी। तो पैसा चाइना से निकला और वो पैसा वापस चाइनीज बिजनेसेस के पास गया और उसके चलते कंस्ट्रक्शन हो रही पाकिस्तान के अंदर और उस पैसे पे चाइना को इंटरेस्ट भी मिल रहा है। आप समझ लीजिए, मतलब विन विन सिचुएशन है। और उसके बाद जो मिलिट्री एसेट्स वहाँ पे, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल एसेट्स आप कह सकते हो, एयरपोर्ट बनाना, रेलवे लाइंस बनाना, पोर्ट बनाना, ये सब जो चाइना कर रहा है, तो वहाँ पे चाइना की धाक जनेगी वो अलग। समझ गए भाई? तो ओवरऑल
ओवरऑल बिगर चाइना के गेम में पाकिस्तान पूरी तरीके से फंस चुका है और कहीं ना कहीं एंटी इंडिया हो चुका है। चाइना खुद शायद पाकिस्तान को बोलता होगा एंटी इंडिया, और कहीं ना कहीं चाइना भी एंटी इंडिया है। ये एलएसी के स्टैंड ऑफ के बाद आपको नजर आ गया होगा। जब भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मीटिंग्स में किसी भी बड़े आतंकवादी के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करके उसके ऊपर सैंक्शन लगाने की कोशिश की जाती है, चाइना वीटो कर देता है। ठीक है ना भाई। तो ओवरऑल अपने आप चाइना को अपने रीजनल और ग्लोबल रोल को आगे बढ़ाने के लिए एक एशियन, साउथ एशियन रीजनल पार्टनर की जरूरत थी, और वो उनको पाकिस्तान के फॉर्म में दिख गया। फिर अगर आप बात करो पाकिस्तान का यूएस के साथ एंगल, तो यूएस के साथ भी पाकिस्तान का पुराना एंगल रहा है। यूएस को तालिबान के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए अफगानिस्तान में किसकी जरूरत थी? पाकिस्तान की जरूरत थी। अभी तालिबान इतना ज्यादा डोमिनेंट हो चुका है कि तालिबान के साथ निगोसिएशंस में मांडवली में पाकिस्तान अमेरिका से बोल रहा है कि आप हमारा सपोर्ट करो तो हम आपका मांडवली में सपोर्ट करेंगे। तो ओवरऑल पाकिस्तान ने टेररिज्म को इस हद तक नर्चर कर दिया है कि अब उनके जीन्स में घुस गया टेररिज्म, अब निकल नहीं पा रहा है। उनकी सोशल फैब्रिक में पेनिट्रेट कर गया टेररिज्म, और वो अब निकल नहीं पा रहा है। आगे बात करते हैं इंडिया यहाँ पे क्या एफर्ट कर रहा है। इंडिया ने बहुत लंबे समय से पाकिस्तान के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज करने की कोशिश की। इससे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने भी रिश्ते नॉर्मलाइज करने की कोशिश की, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की। मोदी साहब तो इनफैक्ट पाकिस्तान गए तक, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान का जो टेरर नेटवर्क्स हैं, उनका एक ही एजेंडा है, एंटी इंडिया। उनके डीएनए का पार्ट बन चुका है कि भैया वो एंटी इंडिया है, मैंने अभी आपको बताया। और पाकिस्तान की टेरिटरी में टेररिस्ट सेल्स ऑपरेट होते हैं। वो टेररिस्ट सेल्स बाद में इंडिया के ऊपर अटैक करते हैं, और इस तरीके की चीज़ें होंगी तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया के साथ नॉर्मल रिश्ते रख पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। इस्लामाबाद में जब सार्क की समिट हो रही थी हेड ऑफ द स्टेट्स की, इंडिया ने आने से मना कर दिया ऑन द ग्राउंड कि पाकिस्तान हमेशा टेररिस्ट नेटवर्क को सपोर्ट करता है, हमारे जवानों के अगेंस्ट में, हमारे लोगों के अगेंस्ट में अटैक कंडक्ट करवाता है। तो अब इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को बदला है, और इंडिया ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में पाकिस्तान को बैन करवाने की कोशिश शुरू कर दी है। एफएटीएफ में जो ग्रे लिस्टिंग हुई है पाकिस्तान में, इसमें इंडिया बहुत वोकल था। इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, तो इंडिया डिप्लोमेटिक तरीके से हर जगह पे पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, बिम्स्टेक, एशियान, इन सब में इंडिया ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है। इन सब के साथ इंडिया सीधे सीधे पार्टिसिपेट कर रहा है, पाकिस्तान को साइड लेके चल रहा है। सीधी सीधी बात है, इंडिया का क्या मोटिव हो गया? बेटर विद यू बट विल गो ऑन विदाउट यू। मतलब इंडिया ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे किए जाएं, नहीं हो पाए तो भाई कहीं ना कहीं पाकिस्तान के बिना ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो भैया 35 साल के एग्जिस्टेंस के बाद भी सार्क मेंबर्स अपने पोटेंशियल को पूरी तरीके से मीट नहीं कर पाए, और ये पोटेंशियल दो लार्ज पार्टनर्स इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई की वजह से ही खराब हुआ है, और आगे आने वाले सही में सही होगा। इसका कोई ऑप्शन है नहीं, इसका कोई नियर सॉल्यूशन दिख नहीं रहा। तो सबसे बेस्ट यहाँ पे अप्रोच क्या है कि सार्क में से पाकिस्तान को सेग्रीगेट करके, अलग करके एक ग्रुपिंग सी बनाए इंडिया, जिसमें वो बाकी सार्क कंट्रीज के साथ इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट करे, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को ट्रेड में से हटवाए, कस्टम प्रोसीजर्स को और स्ट्रीमलाइन किया जाए, रीजनल ट्रेड को बढ़ाया जाए, इन्वेस्टमेंट और सप्लाई चेन डेवलपमेंट को और आगे प्रोएक्टिवली टेकअप किया जाए पाकिस्तान को हटा के। तो ये था सिंपल सा एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइए, कमेंट डाल दीजिए, वीडियो का इंगेजमेंट बढ़ जाता है। लाइक जरूर कर दीजिए, तुरंत दबा दीजिए बटन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।